अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पार्लियामेंट डायरी में आप सभी का स्वागत है। संसद ने बुधवार को वित्त विधेयक 2021 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। लोकसभा इसे मंगलवार को पारित कर चुकी है और बुधवार को इसे राज्यसभा की मंजूरी मिल जाने के बाद संसद की मंजूरी वित्त विधेयक को मिल गई। यह विधेयक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए लाया गया। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू कारोबारियों, खासतौर से एमएसएमई श्रेणी के उद्यमों की सुविधा के लिए सीमा शुल्क ढांचे को तर्कसंगत और कर आधार को व्यापक बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा में बुधवार को भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अगले 8 से 10 साल तक पेट्रोल व डीजल को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में लाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे राज्यों को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सुशील कुमार मोदी ने उच्च सदन में वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र और राज्यों को सामूहिक रूप से 5 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं। उनका यह बयान काफ़ी अहम है, क्योंकि कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर काबू के लिए उन्हें जीएसटी के दायरे में लाने की मांग होती रही है। खास तौर पर पेट्रोल डीजल पर ऊंची कर दरों को लेकर सांसदों की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ही कहा था कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के सुझाव पर चर्चा करने को लेकर उन्हें प्रसन्नता होगी। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का यह बयान चौंकाता है। बार बार पेट्रोल डीजल की बात आती है सौती महोदय, मैं पेट्रोल डीजल के बारे में एक ही बात करना और कह दिया जाता है सरकार के पॉकेट में चला गया। क्या सरकार की पॉकेट कोई अलग पॉकेट है क्या? अगर आज एक्साइज ड्यूटी और बाकी से अगर जो पैसा आता है सरकार के खजाने में जाता है, और अगर आज घर घर बिजली पहुंचे, घर घर शौचालय बना है, हर घर नल जल दिया जाना है, तो पैसा कहाँ से आएगा सौती महोदय? तो अगर हमने डीजल और पेट्रोल से होने वाली आमदनी को अगर देश के विकास के कामों में खर्च हम कर रहे हैं तो उसको भी चुनौती दी जा रही है। और सौती महोदय, ये सदन को मैं बताना चाहूँगा कि अगर 100 रुपये पेट्रोल या डीजल की कीमत है तो 60 रुपया उसमें टैक्स के रूप में लगता है। और ये 60 रुपया केवल केंद्र को नहीं मिलता सौती महोदय, इसे 35 रुपया केंद्र को और 25 रुपया स्टेट को मिलता है। और जो 35 रुपया भी जो केंद्र का है उसमें भी 42% जो है वो राज्यों को प्राप्त होता है सौती महोदय। सौती महोदय, बार बार एक बात आती है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया जाए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया जाए। सौती महोदय, मैं चूंकि जीएसटी से लंबे समय तक जुड़ा रहा हूं, मैं सदन से जानना चाहूंगा अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया गया तो राज्यों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से होगी? अगर 60% रेवेन्यू पेट्रोल और डीजल का और लगभग 5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष स्टेट और सेंटर को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेवेन्यू से प्राप्त होता है 5 लाख करोड़, और इस 5 लाख करोड़ जो रेवेन्यू प्राप्त होता है सेंटर और स्टेट को, अगर इसको जीएसटी में डाल दिया गया तो जीएसटी का तो हाईएस्ट स्लैब 28% है और अभी 60% टैक्स दिया जा रहा है। तो जो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा उसकी भरपाई कहाँ से होगी सौती महोदय? और 28% टैक्स का मतलब है कि केंद्र राज्य दोनों को मिलाकर केवल 14 रुपया टैक्स के रूप में प्राप्त होगा। स्टेट्स विल गेन ओनली 14 रुपीज एज ए जीएसटी इफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द जीएसटी रिजिम। आज जहाँ उनको 60 रुपया मिल रहा है उनको केवल 12 रुपया मिलेगा, तो 48 रुपये का जो नुकसान होगा सौती महोदय उसकी भरपाई कहाँ से होगी सौती महोदय? इसलिए मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा ये संभव नहीं है कि आगे आने वाले 8-10 वर्षों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाला जा सके, क्योंकि कोई राज्य, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, कोई राज्य जो है वो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के नुकसान की भरपाई करने के लिए, क्षति के लिए वो तैयार नहीं होगी सौती महोदय। और इसे सौती महोदय आगे आने वाले दिनों के अंदर भी और जीएसटी के अंदर ये लागू रहेगा सौती महोदय। और एक बात और बताते सौती महोदय, जीएसटी की जब बात आती है तो हमारे विपक्ष में बैठे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और किसी ने कह दिया ये गब्बर सिंह टैक्स है। मेरे सौती महोदय, अगर हिम्मत है
तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के लोग आते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो। आज तक एक भी किसी मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री ने जीएसटी के स्ट्रक्चर का विरोध किया हो तो आप प्रोसीडिंग निकाल कर देख लीजिए। बाहर बयान देना आसान है सौती महोदय, लेकिन जीएसटी लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी जैसी हिम्मत चाहिए सौती महोदय। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो इस देश में जीएसटी को लागू नहीं कर पाता। और अरुण जेटली ने जो कंसेंसस पैदा किया, और मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आई हैव अटेंडेड मोर देन 1 dozen मीटिंग्स which was presided over by श्रीमती निर्मला सीतारमन। The way she is conducted meeting, अरुण जेटली जिस तरह से मीटिंग्स को चलाते थे, उस तरह से निर्मला जी ने कंसेंसस पैदा करके और राज्यों के साथ मिलकर जीएसटी को इस देश में लागू करने का प्रयास किया है। सौती महोदय, ये जो कहा जाता है कि सिंगल जीएसटी का रेट होगा, आप ही बताइए सौती महोदय, क्या हवाई चप्पल का रेट वही होगा जो पेट्रोल डीजल का रेट होगा? क्या कपड़े का रेट वही होगा जो गाड़ी का रेट होगा? लेकिन मुझे पता नहीं किस तरह से विपक्ष के लोग इस प्रकार की बात करते कि इट इज एन अटैक ऑन पुअर, इट इज एन अटैक ऑन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। इसलिए सौती महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि केंद्र की सरकार ने फाइनेंस बिल के द्वारा और जिस प्रकार के संशोधन लाए हैं, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पेंडेमिक के समय में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है अगले वित्तीय वर्ष के अंदर पूरे दुनिया में हाईएस्ट ग्रोथ रेट हिंदुस्तान को प्राप्त होगा। जितने रिपोर्ट्स आ रही है सौती महोदय, जितने स्टडीज आ रहे हैं, इंडिया विल हैव द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन 21-22। और श्री सौती महोदय, मैं फिर से एक बार निर्मला सीतारमन जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। उधर राज्यसभा में बुधवार को विपक्ष ने सरकार की आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि कोविड महामारी आने के पहले ही अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी और केंद्र अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कोरोना की आड़ ले रही है। हालांकि सत्ता पक्ष ने सरकार के विभिन्न कदमों की सराहना करते हुए दावा किया कि पिछले 1 साल का समय सिहरन पैदा करने वाला और एक दुस्वप्न था जैसा लोगों ने देखा, तथा राजस्व में भारी कमी आने के बाद भी सरकार ने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उच्च सदन में वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था महामारी के पहले ही खराब दौर से गुजर रही थी, लेकिन स्थिति में सुधार के लिए बजट में कोई खास प्रावधान नहीं किया गया। वहीं चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। जब सच्चाई बोली जाती है तो थोड़ी मिर्ची तो लगती ही है। और मैं समझता हूं और एमएसपी की बात की गई है। एमएसपी मैं बताता हूं कि हमारी सरकार ने क्या किया है 6 साल के अंदर। एमएसपी की लागत 1.5 गुना बढ़ोतरी की गई है 6 साल के अंदर। हम लोग उत्पादन की बात करते हैं। गेहूं के भुगतान में यूपीए सरकार, कांग्रेस के सरकार के समय में गेहूं के लिए 23,880 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जो इस वर्ष में 75,000 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है, 2.5 गुना ज्यादा। हम दालों की बात करें, उठ के बहुत बात किया जा रहा है किसानों के बारे में। मुझे तो आश्चर्य है जब ये आंकड़े मैंने देखा ये सभापति महोदय कि 2013-14 में दालों के लिए केवल 236 करोड़ रुपए का भुगतान, और इस वित्तीय वर्ष में दालों के लिए किसानों को 10,530 करोड़ रुपए का भुगतान, 40 गुना ज्यादा। कपास की हम बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र के मेरे भाई बोल रहे थे अभी, कपास का उत्पादन क्षेत्र है महाराष्ट्र का। 2013-14 में कपास के किसानों को भुगतान, कराड़ साहब बैठे हुए हैं, कपास का भुगतान 90 करोड़, और आज इस वित्तीय वर्ष में मोदी सरकार के नेतृत्व में कपास के किसानों को भुगतान 25,980 करोड़ रुपए, 300 गुना ज्यादा। किसान सम्मान निधि के तहत 1,13,000 करोड़ एक एक गरीब किसान के खाते में पहुंचाया गया है।
प्लीज। फसल नुकसान जो हुआ है किसानों का, 15 लाख की बात करें तो मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, जो पिछले 3-4 दिनों में रिपोर्ट निकल रही है आपकी सरकार की। मेरा मुंह मत खिलवाना, Honorable member, please address नहीं the तो मैं chair. शुरू हो जाऊंगा। Honorable जो 100 member. करोड़ रुपए Honorable member. गृह मंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। माननीय सिंधिया जी, मेरा मुंह मत खुलवाना। माननीय सिंधिया जी, please, आप 15 please, लाख की कराट जी, बात करते हो। please sit down. आप 100 करोड़ कराट का जी, sit हिसाब down. दो। Honorable members, please sit down. सिंधिया जी, please address the chair. सॉरी, मैंने कहा 100 करोड़, और वो तो केवल Honorable member. एक शहर मुंबई का, बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा? आप मेरा मुंह मत Honorable leader of the खुलवाना। house. आप Honorable leader of the बैठ जाओ। house. नहीं तो और मैं Please. खोलूंगा अपना मुंह। इससे पहले अन्नाद्रमुक के सदस्य ए मोहम्मद जान को श्रद्धांजलि देने के बाद बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। मोहम्मद जान का मंगलवार को निधन हो गया था। वह 72 वर्ष के थे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए उन्हें एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और कुशल सांसद बताया तथा कहा कि वह बहुत विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उधर लोकसभा की कार्यवाही की बात करें तो किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के लिए पेश किया गया, जिसमें बच्चों से जुड़े मामलों को तेजी से निस्तारण सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त शक्तियां देकर सशक्त बनाया गया है। विधेयक को चर्चा के लिए रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बाल कल्याण समितियों को ज्यादा ताकत दी जा रही है, इससे बच्चों का बेहतर ढंग से संरक्षण करने में मदद मिलेगी। स्मृति ईरानी ने कहा, देश के 7,000 से अधिक बाल संरक्षण गृहों का मुआयना किया गया। इन बाल गृहों के ऑडिट में कुछ गंभीर कमियां पाई गईं। 29% बाल गृहों को तो पंजीकृत भी नहीं कराया गया था। कई बार बाल गृहों से यौन शोषण की शिकायतें आईं। इस स्थिति को देखते हुए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत ऑप्टिकल फाइबर रेडियो नेटवर्क एवं उपग्रह सहित अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए वर्ष 2022 तक पश्चिम चंपारण के गांवों सहित देश के सभी गांवों तक संपर्क स्थापित करना है। लोकसभा में डॉक्टर संजय जायसवाल के प्रश्न के उत्तर में संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी। देश में डिजिटल संपर्क की व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत संबंधी सुप्रिया सुले के पूरक प्रश्न के उत्तर में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता देश में संचार आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में तेजी के साथ काम किया जा रहा है। इसके अलावा लोकसभा में बुधवार को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें महाविमानपत्तन की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। निचले सदन में नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह विधेयक पेश किया। इसके माध्यम से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा राज्यसभा की तो हमने आपको कार्यवाही बताई। लोकसभा की कार्यवाही जो महत्वपूर्ण रही उनकी और बात करें। उधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे की परियोजनाओं के लिए राज्यों से सहयोग की अपील करते हुए बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों में ठीक ढंग से भूमि अधिग्रहण नहीं होने सहित अन्य कारणों से परियोजनाओं पर काम नहीं बढ़ पा रहा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मलूक नागर के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ राज्यों में तेज गति से काम हो रहा है, क्योंकि ऐसे राज्य तेजी से भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, परियोजना में अपने हिस्से का पैसा दे रहे हैं और जरूरी वन और पर्यावरण मंजूरी का काम पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ राज्य परियोजनाओं में कम रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन राज्यों में जनता को यह बताना पड़ेगा कि परियोजना रुकी हुई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इन राज्यों में जनता का दबाव आएगा तभी काम आगे बढ़ेगा। रेल मंत्री ने कहा कि मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल में एक परियोजना 1974 से अब तक पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा 45 वर्ष हो गए लेकिन अब तक लागू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से केरल में 9 परियोजनाएं चालू हैं लेकिन एक पर भी काम नहीं बढ़ पा रहा है। राजस्थान का जिक्र करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वहां कई परियोजनाएं चल रही हैं और कई में काम अटक गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने पहले कहा था कि वह अपने हिस्से का पैसा देगी, जमीन देगी, लेकिन अब मुकर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रदेश सरकार को इस बारे में पत्र लिखा है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे को कभी भी राज्यों में नहीं बांटा जाना चाहिए। इसको लेकर राज्यों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय रेलवे पूरे देश की है। इसके अलावा संसद ने बुधवार को राष्ट्रीय सहबद्ध यानी एलाइड और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2021 को मंजूरी
प्रदान कर दी, जिसे इस क्षेत्र के पेशेवरों की शिक्षा और सेवाओं के मानकों का विनियमन करने, स्वास्थ्य क्षेत्र को व्यवस्थित बनाने तथा सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह विधेयक राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका है। लोकसभा में बुधवार को इसे मंजूरी दी गई। विधेयक पर निचले सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह विधेयक सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख करने वाले पेशेवरों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को मरीजों पर केंद्रित बनाने पर जोर दिया गया है, क्योंकि वास्तव में मरीजों की देखरेख के कार्य में नर्सिंग और सहबद्ध सेवाओं से जुड़े कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इन सेवाओं के लिए 12 सदस्यीय राज्य परिषद के गठन के अलावा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी की गई है।